हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांभवी स्टडी पर। तो अब से जो है हम सीटेट की तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आके आई हूँ 2016 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है चार ऑप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के जो समाज संरचना का सिद्धांत है, तो उसमें दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते, यानी कि आप अगर दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप सोचें तो अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो है आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो उन्हीं के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है सहयोगी सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न और वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्नों। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर बात कर रहा है कि सहयोगी प्रोजेक्ट के बारे में, मानकीकृत परीक्षण के बारे में, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के बारे में और वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो है मानकीकृत परीक्षण जो है, तो मानकीकृत परीक्षण इसका आंसर नहीं होगा, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न नहीं होगा, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा आपका सहयोगी प्रोजेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर होगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, यहाँ पर ये क्या है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चे को उसके अंकों के आधार पर अलग कर उसको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। तो देखिए, यहाँ पर जो है इसमें कहा जा रहा है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं, मतलब व्यक्तिगत भिन्न मतलब अलग अलग बिहेवियर के बच्चे होंगे, वहाँ पर अलग अलग स्वभाव के होंगे। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो देखिए, ये जो है समान और मानक तरीके हों, इसमें जो है ये गलत ऑप्शन है, मतलब ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना है। बच्चे के हनन की कोई भी बात आपके आंसर में नहीं होनी चाहिए, मतलब बच्चे को जहाँ कहीं भी लेके चलना है तो वो पॉजिटिव में लेके चलना है, उसके साथ होने वाली सभी चीज़ों के बारे में। तो देखो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं में समान और मानक तरीके तो का होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसका ये आंसर नहीं है। बच्चे को उसके अंकों के आधार पर अलग कर उसको नामित करें। देखिए, यहाँ पर भी जो है बच्चों को अंकों के आधार पर अलग करने की बात हो रही है यहाँ पर भी, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इसका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। फोर्थ है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। तो देखिए, यहाँ पर ये कठोर नियम जो है ये भी नहीं है, ये एक निगेटिव वर्ड है कठोर नियम भी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो थर्ड होगा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं कि बच्चों का किसी भी बात में जो है ना, मतलब बच्चों की पॉजिटिव बात को लेके चलना है, वो आंसर देना है बच्चों के लिए, जो भी पॉजिटिव वर्ड कहे गए हों
उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, तो यहाँ पर आकलन की बात की गई है। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ जो है ये इस आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ये बिल्कुल निगेटिव आंसर है, ऑप्शन है इसका, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। तो देखिए आकलन उद्देश्यपूर्ण तभी होता है जब विद्यार्थियों और शिक्षकों को जो है वो प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि यह जो है केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तो देखिए वर्ष के अंत में होगा तो ये सही नहीं होगा, आकलन उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत है, अंतर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा सेकंड। इसमें क्या है कि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो देखिए शिक्षक की भूमिका जो होती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार, यानी कि एनसीएफ के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो सत्तावादी, ये गलत है, सत्तावादी नहीं होना चाहिए शिक्षक। ठीक है, अनुमति परक भी नहीं होना चाहिए शिक्षक को, अधिनायकीय ये भी नहीं होना चाहिए, एक सुविधादाता के उसमें होना चाहिए, मतलब दाता के रूप में होना चाहिए शिक्षक को एनसीएफ 2005 के अनुसार। ये आपके एनसीएफ के उसमें कहा भी गया है, जब एनसीएफ का आपका टॉपिक पढ़ाऊंगी तब उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, मतलब सुविधा देने वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा है विद्यार्थियों के अधिगम। इसमें कहा जा रहा है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में, ठीक है, विविध कक्षा जो है उसमें विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कहा गया है कि इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थी के अधिगम। देखिए विद्यार्थी के जो अधिगम है ना, वो मतलब विविध कक्षा में अपने विद्यार्थी से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती है ना, तो वो विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, एकमात्र निर्धारक भी नहीं होती। ठीक है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, ये भी गलत है। क्यों नहीं मानी जानी चाहिए, मानी जानी चाहिए। ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक विविध कक्षा जो होती है ना उसमें विद्यार्थी से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती हैं तो उससे विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें क्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको शामिल करना, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो शामिल करना है वो एक काल्पनिक लक्ष्य है,
नहीं, काल्पनिक कल्पना वाला तो है ही नहीं, ठीक है। इसमें जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ऐसा भी नहीं है, ऐसे कैसा हानिकारक हो सकता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये भी नहीं है। विद्यालय पर भार बढ़ेगा, ये भी गलत ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर ये जो है बच्चों के हनन की बात की जा रही है, मतलब बच्चों के लिए निगेटिव वर्ड्स हैं यहाँ पर ये जो कहे गए हैं, जिससे अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ेगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, फोर्थ ऑप्शन। इसमें क्या कहा गया है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो देखिए ये राइट आंसर है इसका। यहाँ पर ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जो है इसमें शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, जो शिक्षण होता है उसके प्रति दृष्टिकोण, उसके विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ होगा, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहा है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो यह कथन है, क्या यह कथन गलत है या सही है, ये आपको बताना है कि गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। देखिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो यह कथन जो है यहाँ पर इसमें कहा है गलत है, क्योंकि यह बच्चों को दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग सा महसूस कर सकते हैं। तो देखिए ये गलत है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है इसमें कि सही है, सही है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से नए कौशल सीखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में सभी विद्यार्थी अधिगम करते हैं, ठीक है। जब एक ही कक्षा में विभिन्न मतलब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं, तो उस वाली कक्षा में जो है वो क्या होता है, इसमें जो है बच्चे मतलब जैसे मान लिया कोई काम किसी एक बच्चे को नहीं आता वो दूसरे को आता है, जो काम दूसरे को नहीं आता वो पहले को आता है, मतलब इस टाइप से जो है ना, मतलब ये सही है, क्योंकि बच्चे अपने जो साथी होते हैं उनसे अनेक कौशल सीखते हैं, मतलब जो चीज़ उनको नहीं आती वो अपने साथी से सीख लेते हैं, ठीक है, जो उन्हें नहीं आती वो उससे सीख लेते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये सही है। थर्ड में क्या कह रहा है, सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। देखिए श्रेणीबद्ध से तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ देखना है कि बच्चे में मतलब एक्टिविटी क्या हो रही है। और फोर्थ ऑप्शन है इसका गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, दूसरा, ठीक है, क्योंकि यह सही है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं, बाकी सब जो है ये गलत है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुनने में असमर्थ बच्चा, जो बच्चा सुनने में असमर्थ होता है, तो देखिए यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या कहा है, चलिए देखते हैं। श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ भी गलत कही जा रही है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। थर्ड में क्या कह रहा है, नियमित विद्यालयों में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अगला क्या है, फोर्थ, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो कहा गया है ना कि पहला क्या है, श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक समावेशी आपका जो है चैप्टर है वो भी मैं आपको कराऊंगी, तो उसमें जो है उसमें साफ साफ कहा है कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, उसमें सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो जो समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है ये वाक्य जो आपका ऊपर वाला ये गलत है, ये सेंटेंस आपका पूरा गलत है। श्रवण असमर्थ वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं।
तो देखिए ये गलत हो गया। गलत हो गया आपका। अगला चलता है, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। देखिए कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर ये केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त उत्तर है ना, हमें तो वही देना है ना, तो इसलिए देखते हैं थर्ड में क्या कह रहा है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएँ। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि इसमें जो है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है अगर उसको सारी जो है मतलब साधन उसको उपयुक्त कराए जा रहे हैं, तो ये इसका आंसर है। फोर्थ में क्या कह रहा है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ऐसा नहीं होता। कोई श्रवण में असमर्थ है तो वो जो है मतलब नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नियमित विद्यालयों में वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, अगर उसको उपयुक्त सुविधा और साधन दिए जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो देखिए प्रतिभावान जो शिक्षार्थी होता है वो उसकी जो है कौन सी विशेषता है। तो देखिए वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो देखिए ये गलत है। प्रतिभावान जो विद्यार्थी शिक्षार्थी होता है वो जो है आक्रामक और कुंठित नहीं होता। ठीक है। दूसरा क्या है, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव होता है और ऊब जाता है। थर्ड, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। फोर्थ क्या है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलाना आदि। तो देखिए इसमें जो ठीक आंसर है, जो इसमें राइट उत्तर है आपका, वो है यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होगी तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। इसमें क्या कहा गया है कि वह, देखिए प्रतिभावान शिक्षार्थी की जो विशेषता है वो यही है, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होंगी तो वह जो है कम प्रेरित और वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से संबंधित करके। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कहा गया है कि एक शिक्षिका है वो अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम मतलब अधिगम को बढ़ा सकती है। तो देखिए कैसे बढ़ा सकती है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, नहीं है इसका आंसर नहीं है। छोटी छोटी अगर उपलब्धियों के लिए आप पुरस्कार देंगे तो वो फिर पुरस्कार के लालच से ही बच्चा काम करेगा या पढ़ेगा, जो भी अधिगम करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, तो ये भी गलत है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, ये भी गलत है। यहाँ देखिए ये फोर्थ ऑप्शन कि विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। तो देखिए जो एक शिक्षक होता है तो वो अपनी कक्षा को प्रभावी अधिगम जो है वो इस तरीके से बढ़ा सकता है अपनी कक्षा में प्रभावी अधिगम, कि विषय वस्तु को जो है विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके उसकी चीज़ें समझाइए। मतलब उसको जो चीज़ें पढ़ानी है, बतानी है, कुछ भी है, तो उसको उसके जीवन से संबंधित करके आप अगर उसको समझाएंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा और वो समझेगा भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। देखिए बच्चों की जानकारी, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर इसका सही होगा वो होगा आपका, देखिए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो ये यहाँ पर गलत है, निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है। और बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। देखिए जीन पियाजे ने कहा था बी सही है, सी सही है, बच्चे समस्या समाधान करता भी है और बच्चे वैज्ञानिक शोध करता भी है, और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो देखिए बच्चे पर्यावरण के प्रति पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी होते हैं। और भ्रमण विधि के बारे में सुना है ना कि अगर बच्चों को अच्छे से अधिगम देना है तो उसको भ्रमण करवाना चाहिए ताकि उसको अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं।
फिर वो कभी भूलता नहीं है। तो देखिए ये तीनों आपके सही है। बच्चे समस्या समाधान करता भी है, बच्चा वैज्ञानिक शोध करता भी है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा आप लोगों का वो होगा थर्ड। कौन सा आंसर होगा? वो थर्ड। बी, सी और डी तीनों सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो देखिए इसमें जो है संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पूछ रहा है कि सबसे प्रभावी विधि जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदल देना चाहिए। और विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। अगला क्या है? विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति के लिए उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। देखिए यहाँ पर जो है दंड का उपयोग हम किसी भी विद्यार्थी के लिए नहीं कर सकते। सबसे पहले आते हैं इसमें क्या कहेगा? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों का अपने आप समझा जाना चाहिए। देखिए बच्चा छोटा होता है तो वो पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय अपने आप कैसे समझ सकता है? तो इसका ये आंसर नहीं है, गलत है। याद करने के लिए क्या कर विद्यार्थी के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखिए ये भी गलत है क्योंकि आप याद करने के लिए कह रहे हैं और उसके गलत विचारों को ये भी आप ऐसा बोल रहे हैं कि सही है, तो ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ये आंसर सही है। विद्यार्थी जितना अपने आप से खुद से चीज़ें करेगा, जितना एक्टिव रहेगा हर चीज़ में, वो उतना अच्छा होता है। ठीक है, उतना अच्छा विद्यार्थी कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या है? विद्यार्थी में बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्या है? जब तक विद्यार्थी वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। देखिए दंड नहीं दे सकते बच्चों को। ठीक है, पहली कक्षाओं में क्या करते थे? टीचर्स बच्चे को दंड देते थे, थप्पड़ मारते थे, कहीं कुछ करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। उससे जो है आप ही परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए जो है बच्चे को दंड नहीं देना है, उसको प्यार से समझाना है। जिस तरीके से वो समझ सकता है उस तरीके से समझाना है। कोशिश कीजिएगा कि बच्चे को उसके जो है जीवन से जोड़कर सारी चीज़ों को समझाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। देखिए प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो बच्चे होते हैं तो सबसे प्रभावी ढंग से कहाँ सीखेंगे? जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। देखिए यहाँ पर ये जो है फोर्थ ऑप्शन ये गलत है। जहाँ अधिगमों में जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, ये भी गलत है। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्र होता है वहाँ बल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी ये ऑप्शन गलत है। बल देने की तो मतलब किसी भी उसमें बात ही नहीं कर सकते आप। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है तो देखिए यहाँ पर शिक्षक एकाधिकारवादी है तो यहाँ पर भी जो है ये गलत है, इसको भी सही नहीं कर सकते। ये भी नेगेटिव वर्ड्स है बच्चे के लिए। अगले उस पर चलते हैं। जहाँ उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। देखिए ये राइट आंसर है इसका, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है साफ साफ
कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनके संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे जो है वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या है, एक बच्चा खिड़की के सामने से कोए को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो देखिए यहाँ पर जो है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हो चुकी हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। देखिए यहाँ पर जो है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हों, बच्चे की स्मृतियाँ जो है पहले से भंडारित हों, बच्चे में पक्ष का प्रत्यय विकसित हो चुका हो। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा इसका, एक तो आपका बच्चे की स्मृतियाँ जो है यहाँ पर ये इसका जो है सेकंड वाला बी, बच्चे में पक्ष का प्रत्यय जो है वो विकसित हो चुका है, ये भी सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी सही है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका 2, बी और सी आपका सही है।